Is so, any volunteer amongst the participants who would like to tell us कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? रियलिज्म के हमने बारे में बात की थी, तो आप में से कोई रिकॉल कर सकता है, बताना चाहे कि रियलिज्म क्या है? Sir, I would like to add some points, if you may allow me. जी प्लीज गो अहेड. Sir, we talked about realism as being the dominant theme in IR. It mostly talks about how the anarchic system of the world necessitates that we build our defenses and we try to put down the lesser capable nations in order to maintain some form of stability or justice in the environment. So we have the balance of power concept that we discussed, and we briefly touched upon what power is. It's an abstract concept. That's all from my side. Okay, good. Anyone else? I think there is something that needs to be built on. So anyone else who would like to add? जी कोई और कुछ बात करना चाहे रियलिज्म पे? जठियाल साहब, आप म्यूट से आके जरा हमें वैसे बताएं. Hello, sir. जी प्लीज. Sir, realists say that people are selfish and greedy, and they always work on the balance of power, and always it works on the balance of power and dominance principle of Aya, that who is more dominant, who is coercive, who is more powerful. He has something like mighty is right concept in realism, and therefore they say that war is inevitable because people are selfish and they want to achieve more and more power. जी गुड, थैंक यू मैडम. अच्छा, आई एम सॉरी, मैं साहब कहता रहता था, मुझे अंदाजा नहीं था, मगर थैंक यू वेरी मच मैडम. ओके, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे चैट बॉक्स में क्या है, और थोड़ा सा हम दोबारा से पीछे जाएंगे. काइंडली पे सम अटेंशन टू द लेक्चर्स एंड रिवाइज इट और गो थ्रू इट. रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो जरूर देखा करें, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके दिमाग में फ्रेश रहे. अच्छा जी, अब हम देखते हैं तो क्या क्या चीजें हमें नजर आ रही हैं. डोमिनेंस प्रिंसिपल ऑफ आईआर, दैट वर्क ऑन बैलेंस ऑफ पावर, वॉर इज इनएविटेबल. जी, इसके बाद अबाउट ह्यूमन नेचर is egoistic. Neo concept is war is needed to maintain peace. Hierarchical. Good attempts. So everyone has a taste of what realism actually is. So this is good to know कि आप लोगों को आइडिया है, और यही अहम चीज है. लेकिन रियलिज्म सिंपल सी बात है. रियलिज्म ये कहता है कि हम हकीकत पसंदी, रियलिटी में पावर जिसके पास होती है वही गवर्न करता है, वही हुकूमत करता है. तो रियलिटी में जो पावर रखता है वही सही है. और जरूरी है कि दुनिया में अमन लाना है, क्योंकि इंसानों का नेचर सेल्फिश है, इंसानों का नेचर सेल्फ इंटरेस्ट है. तो इंसान कोशिश करते हैं कि अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करें और पावर को यूज करें. तो इसलिए किसी स्टेबिलिटी लाने का, क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग रियलिज्म के ऊपर यकीन रखें. स्टेबिलिटी लाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप खुद अपनी पावर को मैक्सिमाइज करें. पावर अपने दुश्मन की किसी अच्छे नेचर या उसकी खुश नियति को मत देखें,
दुश्मन को जब मौका मिलेगा वो आप पर अटैक करेगा, आप पे वॉर करेगा, तो बेहतर है कि आप हमेशा रेडी रहें। तो रियलिज्म का एक नारा है, बी प्रिपेयर फॉर वॉर टू अवॉइड वॉर, यानी जंग को अवॉइड करने के लिए, जंग को के खात्मे के लिए आप हमेशा जंग की तैयारी रखें। यानी एक तरह से अगर आपने जंग को अवॉइड करना है तो आप अपनी ताकत इतनी बनाएं कि आपके दुश्मन आपसे डर के आपसे जंग ना करे। ये रियलिज्म, ठीक है जी। और लिबरल एक ट्रेडिशन था, कहते थे कि नेशंस को आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे से मुआहदे करने चाहिए, एक दूसरे से ट्रेड करना चाहिए, तभी जंगें नहीं होंगी। लेकिन जब जंग अजीम अव्वल के बाद ये ट्रेडिशन आया तो उसके बाद लोगों ने बाकायदा उसके बावजूद भी लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद भी जंगें हुई, तो इसका एक हद से ज्यादा फायदा नहीं हो सका। ठीक है जी। तो रियलिज्म उसके रिएक्शन में कॉन्सेप्ट आया था, डोमिनेंस इसका फाउंडिंग प्रिंसिपल है, और ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पावर डिस्कस करता है। पावर जिसके पास है, पावर का बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर, पावर का एक्विजिशन, पावर की मैक्सिमाइजेशन, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी पावर पॉलिटिक्स। ये एक ही रियलिटी है दुनिया में कॉल रियलिज्म के, और वो है पावर। अच्छा, रियलिज्म डेवलप जैसे हमने बता दिया, ये आइडियलिज्म इसके मुकाबले में कहता, आइडियलिज्म जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आइडियलिस्टिक बात, ये नहीं कि असल में क्या है। आइडियलिज्म कहता है कि क्या होना चाहिए, तो वो कहता है इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी जैसे अक़वाम मुत्तहिदा या लीग ऑफ नेशंस या इस तरह के इदारे होने चाहिए जो गवर्न करें सब चीज़ों को। तो इसके मुकाबले में लेकिन ये इदारे, ये कवानीन, आलमी बिरादरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जंग अजीम को नहीं रोक पाई, जिसकी वजह से फिर रियलिज्म पॉपुलर हुआ और उसने कहा देखो भाई, इन तिलों में तेल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से रिएक्शन में आया, इन्होंने कहा कि भाई हमने ये करके देख लिया, लेकिन जंग तो फिर भी हो गई, हमारी और आपकी कोशिशों के बावजूद, आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट के बावजूद जंग तो अभी भी हो गई, तो फायदा तो कुछ ना हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 2 होती है, कवानीन भी होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी होते हैं, लेकिन जर्मनी जिसके पास पावर होती है जी, आइडियलिज्म वर्ल्ड वॉर 1 के बाद प्रमोट हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फेल हो गया, बिल्कुल ऐसे। तो असल में तो ये देखे ना, जर्मनी के पास पावर थी, उनके पास पॉलिटिकल पावर थी, जर्मनी ने हुकूमत की, जर्मनी ने जो है वो लोगों को अपनी तरफ कर लिया। तो ये लोगों को अपनी तरफ नहीं कर लिया, लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया, और आपके कवानीन, ये सारी चीजें जो हैं वो नहीं रोक पाए। जर्मनी के अलावा इटली और जापान ने भी इसी तरह से किया। तो ह्यूमन नेचर बेसिकली गुड नहीं है, ये रियल आइडियलिज्म कहता है। रियलिज्म कहता है ह्यूमन नेचर जो है वो पावर सेंट्रिक है, पावर हंग्री है, पावर मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। Since World War II, realists have blamed idealists for looking too much at how the world ought to be rather than how it really is। ये जैसे मैंने आपको क्लियर भी कर दिया कि ज्यादा बड़ा जो रुझान है वो आइडियलिज्म का इस बात पे था कि किस तरह की होनी चाहिए दुनिया, rather than कि किस तरह की है। तो वो कहते हैं हम तो रियल लाइफ सिनारियो में रहते हैं,
तो रियल लाइफ सिनारियो के अंदर तो हमें मसाइल को हल करना है उल्टा, तो हमें आइडियल दुनिया में नहीं रहना, हमें ये देखना है कि चीजें कैसे रियलिटी में रह के हल होंगी, समझ रहे? वो कहते हैं दुनिया जैसी होनी चाहिए वो बाद में देखेंगे, दुनिया अभी कैसी है इसके ऊपर गौर करना। ये आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। रियलिस्ट हैव ब्लेम्ड आइडियलिस्ट फॉर लुकिंग टू मच, ये हमारी बात हो गई। अब कुछ फेमस जो रियलिस्ट थ्योरेटिशियंस हैं, सुन त्जू जो है, इन्होंने आई थिंक द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है। ये बहुत छोटी सी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। थुसिडाइड्स एक और बहुत अहम, मैकियावेली, फिर थॉमस होब्स, फिर मॉर्गेंथो, हांस मॉर्गेंथो, ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ये फेमस हुए थे। सेपरेट फ्रॉम एंड प्रीडोमिनेंट फ्रॉम मोरालिटी, आइडियोलॉजी, सोशल इकोनॉमिक। वो कहते हैं मोरालिटी कोई चीज नहीं होती, आइडियोलॉजी कोई चीज नहीं होती, कि हम सारे मुसलमान हैं तो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो फिर इराक में कुवैत के ऊपर हमला क्यों किया? खैर ये तो बात की बात है। इसी तरह से ये भी सवाल थोड़े से रोक लें, आपके कुछ सवालात के जवाब मिल जाएंगे। काफी कोई एग्जैक्ट टॉपिक से रिलेटेड है तो कर लें, अदरवाइज हम पार्क कर लेते हैं, आप लोग टाइप करते हैं, मैं जवाब बाद में दे दूँ। अच्छा जी, रियलिस्ट टेंड टू ट्रीट, कहते हैं मोरालिटी, आइडियोलॉजी, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये कोई चीज नहीं होती, ठीक है। असल चीज जो होती है वो ये होती है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपके हक में क्या है, स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर रहते हुए स्टेट अपनी अपनी इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, अब अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता है, बाइलैटरलिज्म की बात करता है, सब लोग एक हैं, ये सारी बातें करता है, लेकिन अमेरिका को जब अपनी को अपने इंटरेस्ट की बात करनी हो, अमेरिका को जब अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना हो, तो वो तमाम चीजों को पीछे छोड़ देता है। तो ये तो एक यानी इंटरनेशनल लॉ को आप तभी फॉलो कर रहे हैं जब वो आपको सूट कर रहा है, तो क्या फायदा हुआ? ठीक है जी, अमेरिका एक मिसाल है, इंडिया एक मिसाल है। 1990s तक इंडिया का जुल्म कश्मीर में लोगों को सबको नजर आ रहा था, इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी थी तमाम लोग, लेकिन अब यकदम जो है वो सारी दुनिया इंडिया की जो मजालिम है उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करके बैठ गई है। ये तो फिर वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इंडिया की पावर ज्यादा है, इंडिया की मिलिट्री पावर ज्यादा है, इंडिया की इकोनॉमिक पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो ये चीजें हैं। अब क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो हर स्टेट अपना इंटरेस्ट देखती है, लोग देखते हैं हमसे ट्रेड कैसे बेहतर होगा, इंडिया ज्यादा बड़ी मार्केट है, इंडिया की इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ काम कर रही है, हमारे इंडिया के अंदर इंटरेस्ट है। तो ये तमाम चीजें, इंडिया चाइना के खिलाफ वेस्टर्न यूरोप की एक उम्मीद है, अमेरिका की एक उम्मीद है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये फिर किस वजह से ये मुल्क साथ दे रहे हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट किस चीज में, हमारे हक में क्या बेहतर है, हम तो वो करेंगे। उसूल ज़ाब्ते कवानीन ये चलते रहेंगे। भाई अभी तो ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरा फायदा, मेरे मुल्क का फायदा किस चीज में। तो दिस इज व्हाट रियलिज्म इज, कि आप देखें आपका फायदा किस काम में, और बस आप वो देखें और आप फिर वही करें। समझ आ रही है? इसराइल को देख लीजिए आप, या फिर जब इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया, इराक ने तोड़े नॉर्म्स को, लेकिन ये अलग बात है कि उस टाइम बाकी आदमी बिरादरी को इराक से खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने पकड़ के इराक का भट्टा बिठा दिया। लेकिन इसराइल ने ये हरकत की
करे तो इसराइल ने गोलन हाइट्स पे कब्जा किया हुआ है, तो हर मुल्क अपना फायदा देखता है। ठीक है, तो रियलिज्म यही कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करें, बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर करें, और अपने बेनिफिट्स को, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करते हुए अपने दुश्मन को पावर के बलबूते पे पीछे हटाएं। ठीक है जी, ये आ गए जी। ह्यूमन नेचर को सेल्फिश कहता है रियलिज्म, और आइडियलिज्म कहता है ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक यानी एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर स्टेट है, और आइडियलिज्म कहता है कि स्टेट के साथ साथ और चीजें, इंस्टीट्यूशंस हो गए मुख्तलिफ। कॉजेज ऑफ स्टेट बिहेवियर, कौन सी चीजें स्टेट बिहेवियर को गवर्न करती हैं? रैशनल परसूट ऑफ सेल्फ। रैशनल मतलब जिसके अंदर कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा, उसको रैशनल बोलते हैं। और परसूट ऑफ नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, इसी तरह साइकोलॉजिकल मोटिव्स और डिसीजन मेकर्स। आइडियलिज्म में कि डिसीजन मेकर्स क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या है, उनकी आइडेंटिटीज क्या है, वो किस बुनियाद पर ये फैसला। नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एनार्की है। रियलिज्म कहता है कि एनार्की है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, हर एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ इसको कहा जाता है। आइडियलिज्म कहता है कि कम्युनिटी सिस्टम है, लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो आप देख लें ये पावर है, और इस टाइम रशियन फोर्सेस आपको टैंक पे नजर आ रही हैं। आप आजकल अगर अखबार पढ़ रहे हो तो आप देख ही रहे हैं जो यूक्रेन है उसके ऊपर रशिया के अटैक की खबरें हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन बहुत ज्यादा नर्वस हुआ है। तो ये वाले मसाइल भी हैं। और ये आप देखें, फौजी टैंकों पे चढ़ के गालिबन यूक्रेन के ऊपर ही चढ़ाई कर रहे हैं। उनका जो कौन सा इलाका है, आप में से कोई किसी को याद हो तो? यूक्रेन का कौन से इलाके पे कब्जा किया हुआ है रशिया ने? लेट्स सी जी, कॉमन क्रीमिया, वेरी गुड, जहां से गुड अटेम्प्ट। तो आजकल अब दोबारा जो उस लुहांस्क और डोनेस्क, दो और सूबे हैं जहाँ पे लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, वहां पे टेंशन है। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं, ये पावर है। अब रशिया को कोई रोक सका? रशिया एक तरह से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, रशिया को कोई क्यों नहीं रोक पा रहा? तो रशिया जी पावरफुल है। ठीक है, अब पावर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, ये चीजें हमने वैसे पढ़ ली हैं, लेकिन हम दोबारा आपको पढ़ा रहे हैं ताकि, एक सेकंड। तो पावर का सबसे जो रियलिज्म पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है ना, वो तो यही है कि जनाब पावर पावर को आप कर रहे हैं, पावर आप डिफाइन कैसे करते हैं? पावर कोई एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है तो हमें भी बता दें। ठीक है, ऑफन डिफाइंड एज द एबिलिटी टू गेट अनदर एक्टर टू डू व्हाट इट वुड नॉट अदरवाइज हैव। किसी को मजबूर करना कुछ ऐसा करने पे जो वो अपनी मर्जी से ना करना चाहे। ठीक है जी, ये हमारी एकेडमी के पीछे असल में जरा ट्रेन आ रही है तो, अच्छा जी। तो पावर ये है कि आप किसी को कोई काम करने पे मजबूर कर। इफ एक्टर्स गेट देयर वे अलॉट दे मस्ट बी पावरफुल। अगर कोई मुल्क, आमतौर पे एक्टर कौन है? मुल्क है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर कोई मुल्क अपनी मर्जी मनवाने में बार बार कामयाब हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत पावरफुल। पावर इज नॉट इन्फ्लुएंस इटसेल्फ बट द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। यानी पावर खुद इन्फ्लुएंस नहीं है, असर और रसूख पावर नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर अपने असर को डालना पावर। ठीक है जी, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स और पोजेशंस ऑफ। अब पावर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ टेंजिबल हैं, कुछ इंटेंजिबल हैं। टेंजिबल हो गए जैसे मिलिट्री हो गई, जैसे जीडीपी हो गई, जैसे एरिया हो गया, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। लेकिन इसके साथ साथ इंटेंजिबल भी है, सॉफ्ट पावर हो गई, नेशनल यूनिटी हो गई, नेशनल इंटीग्रेशन हो गई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गई, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस पावर का एलिमेंट। तो ये चीजें, कैपेबिलिटी इजियर टू मेजर देन इन्फ्लुएंस एंड लेस सर्कुलर इन लॉजिक। इसके मुकाबले में कैपेबिलिटी का लफ्ज आता है जिसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से मेजर कर सकते हैं, और वो सर्कुलर इन लॉजिक नहीं। सर्कुलर लॉजिक होती है कॉज और इफेक्ट एक दूसरे को
यानी आप किसी चीज को कॉज समझ लें, दूसरा उसको अफेक्ट समझ ले, आपके कॉज से अफेक्ट हो रहा है, कोई के अफेक्ट से कॉज हो रहा है, यानी एक चीज दूसरे को सपोर्ट करी, दूसरी चीज पहले को सपोर्ट करी, तो आप आइसोलेट नहीं कर पाते कि किस चीज का क्या फायदा हो। उसको सर्कुलर लॉजिक कहते हैं। इस लिहाज से इन्फ्लुएंस से ज्यादा बेहतर चीज कैपेबिलिटी। आप कैपेबिलिटी नाप सकते हैं। किसी मुल्क की मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है? सिंपल सा जवाब होगा जी, उस मुल्क की जो, जस्ट मिनट, एक सेकंड होल्ड करो। उस मुल्क की फौज कितनी बड़ी है, उस मुल्क के अंदर असला कितना है, F-16 कितने हैं, न्यूक्लियर पावर है कि नहीं है, तो ये चीज है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग, लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स एंड चैट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि पावर के कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक मुल्क की पावर को अगर आपने नापना हो तो किन किन तरीकों से, कौन कौन से फैक्टर से नाप। So let's take 3-4 minutes and use your chat box and write it. Everyone, every participant should write.
जी, गुड रिलेशनशिप विद नेबरहुड। अच्छा, क्लाइमेट पावर का नहीं हो सकता, लेकिन गुड अटेम्प्ट, थोड़ा सा आपने अलग सोचा है। टेंजिबल पावर में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जीडीपी, मिलिट्री साइज, पॉपुलेशन, नेशनल। इंटेंजिबल पावर में टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग मीडिया, इंटीग्रेशन, गुड गवर्नेंस, हाई मोरल, डिप्लोमेसी। वेरी गुड एसएम जटियाल, आपने अच्छा लिखा है। इधर ज्योग्राफी सही है, गुड रिलेशनशिप विद नेबरहुड भी अच्छा है। इकरा ने भी तकरीबन सेम ही लिखा है, मुझे तो लग रहा है आप लोग जैसे या तो कहीं पढ़े हुए हैं, बिकॉज एग्जैक्ट। शाहजेब अच्छा लिखा आपने, सीन एन आपने भी अच्छा लिखा। तो गुड अटेम्प्ट, आप लोगों को आइडिया हो गया है, इसका मतलब है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। Okay, let's wait for a minute. Good attempt. I'm happy that you people are able to tell and you people are able to write it. So ये मुख्तलिफ अब आप देखें, लेकिन अब सिर्फ टैंजिबल एलिमेंट से पावर डिफाइन नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ा मसला है। सही है, तो उसके लिए इनटैंजिबल एलिमेंट्स की जरूरत होती ही होती है। ये एक पावर का एक सबसे बड़ा फैक्टर है, इनटैंजिबल एलिमेंट्स की मौजूदगी। ओके, आगे चलते हैं। सिंगल इंडिकेटर इसका जीडीपी हो सकता है, ओवरऑल साइज, टेक्नोलॉजिकल लेवल, वेल्थ, लेकिन ये तमाम रफ इंडिकेटर्स हैं। एग्जैक्टली आप किसी मुल्क की पावर को नहीं नाप सकते। ठीक है जी, पावर आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल या इनटैंजिबल एलिमेंट्स, उनकी भी बात कर ली हमने। रियल वर्ल्ड आईआर डिपेंड्स ऑन मेनी अदर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग एक्सीडेंट्स एंड लक। रिलेशनल कॉन्सेप्ट पावर, फिर हम एब्सोल्यूट पावर तो नाप नहीं सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम रिलेटिव पावर देखें। अब हम ये तो नहीं कह सकते अमेरिका की पावर इतने यूनिट्स है और चाइना की इतनी यूनिट्स है, रशिया की इतनी यूनिट्स है, फ्रांस की इतनी यूनिट्स है, यूके और इंडिया की इतनी यूनिट। हम ये कह सकते हैं अमेरिका मिलिटरली चाइना से ज्यादा स्ट्रांग है, चाइना मिलिटरली इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग है, रशिया मिलिटरली यूक्रेन से ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि रशिया मिलिटरली तो पूरे वेस्टर्न यूरोप से ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह से रिलेटिव पावर होती है, यानी रेशो ऑफ पावर ऑफ टू स्टेट्स। पावर की लॉजिक क्या कहती है, अगर हम पावर को एस्टिमेट करें, द मोर पावरफुल स्टेट विल जनरली प्रिवेल। सिंपल सी बात है, ताकतवर है वो टिक जाएगा। estimates of the power of two antagonists should help explain the outcome। दो दुश्मनों की पावर का एस्टिमेट अब आप देख लें, जब इराक वॉर हुई, सेकंड गल्फ वॉर, तो इराक और यूएस के दरमियान तो बहुत ज्यादा फर्क था, तो इराक को वो जंग हारनी पड़ गई। मैनी इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली इंटरमिक्स एंड मेक स्टेट पावर, ये सारी चीजें आप हमने पढ़ ली। लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स में जीडीपी, पॉपुलेशन, टेरिटरी, ज्योग्राफी आ जाती है। टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सारी चीजें अभी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन हमें जरूरत नहीं है, लेकिन पावर ऑफ आइडियाज, रेपुटेशन, यानी जिसको हम क्रेडिबिलिटी कहते हैं, ये भी पावर। अब स्विट्जरलैंड के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं, स्विट्जरलैंड का जीडीपी भी कोई बहुत बड़ा नहीं। स्विट्जरलैंड की क्या चीज सबसे आम है, उनकी रेपुटेशन। जी एक अमन पसंद मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है कि जो जो किसी जहाँ पे जमहूरियत है, जो मजहबी आजादी की बात करता है, जो जंग के ऊपर यकीन नहीं रखता, तो ये एलिमेंट्स ऑफ पावर में आ जाते हैं। capabilities that allow actors to exercise influence in शॉर्ट टर्म के अंदर मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है किसी मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री उसकी फौजी जरूरियात को पूरा कर रही है, या उसकी जंगी जरूरियात, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के इदारे आ जाते हैं, उसके अंदर असला बनाने वाले इदारे आ जाते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर रिसर्च के इदारे आ जाते हैं, उसके अंदर मिसाइल रिसर्च के इदारे आ जाते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टेट्स ब्यूरोक्रेसी बहुत अहम है कि डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में बात कैसे हो जाती है, लेस टेंजिबल चीजें, सपोर्ट एंड लेजिटिमेसी हो गई, लॉयल्टी हो गई एक आर्मी की, मुल्क की आर्मी की अपने लीडर्स से,
पॉसिबल कैपेबिलिटीज के दरमियान एक ट्रेड ऑफ भी है कि एक एलिमेंट ऑफ पावर दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकता है एक हद तक, जिसको फंजिबिलिटी बोलते हैं। फंजिबिलिटी का मतलब कि आपकी एक चीज दूसरी चीज के काम आया। फॉर एग्जांपल पैसा सबसे आम है, इसलिए हम जीडीपी की बात करते हैं। पैसे का क्या फायदा है? आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं, आप उसे खरीद लें। सऊदी अरेबिया, यूएई को देख लें कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी या मिलिट्री स्किल्स अभी उतनी एडवांस नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। बाकी मुल्कों को पैसा देके उनसे कैपेबिलिटीज खरीदते हैं, असला खरीद रहे हैं। इंडिया वो अमेरिका से असला बेइंतहा यूएई खरीद रहा है। इसी तरीके से इवन ईरान जितनी पावरफुल आर्मी भी नहीं है अभी, तो ईरान से उन्हें एक खतरा है क्योंकि ईरान धमकियां लगाता है। तो उस लिहाज से अब सऊदी अरब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, और ईरान एक लिहाज से अभी काफी पैसे के लिहाज से बहुत ही कमजोर मुल्क है, उसके सऊदी अरब पैसे के लिहाज से बहुत रिच मुल्क है। तो ये फंजिबिलिटी है, एक चीज दूसरे को सपोर्ट करती है। मिलिट्री फोर्स लेकिन सबसे अहम एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर होता है। रियलिस्ट कहते हैं कि अगर आपकी मिलिट्री में ताकत है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल रशिया है। इसका जीडीपी बहुत थोड़ा है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, लेकिन स्टिल रशिया जो है वो बहुत पावरफुल है। वो अपनी मर्जी की चीजें मनवा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, मोरालिटी पे अब आ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पावर की हम बात करें तो मोरालिटी भी है कि भाई एक मुल्क कितना अखलाकी तौर पे कितना मजबूत है, वैल्यूज को कितनी वैल्यूज को, कस्टम्स को, मॉरल एथिक्स को कैसे कितना ज्यादा वो वैल्यू करता है, कितना ज्यादा सपोर्ट करता है। States have long clawed their actions, however aggressive in rhetoric about their peaceful and defensive intentions. ये क्योंकि रियलिज्म है, तो रियलिज्म कहते हैं मोरालिटी शोरालिटी भाई कुछ नहीं होती। एक हद से ज्यादा स्टेट्स अपनी बहुत सारी चीजों को, अपने अजाइम को छुपाने के लिए ये सब काम करती हैं। और वो पीसफुल और डिफेंसिव के, हम तो अपनी बचत के लिए कर रहे हैं। और आप देख लें जितने एटमी ताकतें हैं अमेरिका के बाद, वो उन्होंने सबने यही कह के एटम बम बनाया कि हम तो अपने दिफा के लिए बना रहे हैं। सोवियत यूनियन ने बनाया कि जी हम अमेरिका से अपने दिफा के लिए बना रहे हैं। फिर ब्रिटेन ने बनाया कि हम सोवियत यूनियन से अपने दिफा के लिए बना रहे हैं। फ्रांस ने भी यही बनाया कि हम सोवियत यूनियन से अपने दिफा के लिए बना रहे हैं। चाइना को सोवियत यूनियन और अमेरिका से खदशा था, उन्होंने इसलिए बनाया। चाइना के बाद इंडिया ने चाइना से डर के बनाया, पाकिस्तान ने इंडिया से डर के बनाया, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका से डर के बनाया। तो कहता हर कोई है, लेकिन फिर वो अपने एटम बम बनने के बाद उसको दिखा रहे होते हैं कि भाई हमसे हमारे करीब कोई है तो हम, फिर वो जरा अग्रेशन भी शो कर देते हैं। लेकिन इट्स ऑलवेज अबाउट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड डिफेंसिव इंटेंशंस। जियोपॉलिटिक्स एक और अहम चीज है कि उस दाएं बाएं आपकी इलाके में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। स्टेट्स अपनी पावर को बढ़ाती हैं ताकि वो अपने जो एडवर्सरीज, अपने एनिमीज हैं, उनको पीछे रख सकें। जियो पॉलिटिक्स बहुत एक अहम चीज है, एज इट इज कॉल्ड लोकेशन। लोकेशन, आप कहाँ पर लोकेटेड हैं, इससे आपकी कौमी सलामती का बहुत अहम अमल दखल है। आपके पास कौन से रिसोर्सेज ज़खायर हैं, आपके पड़ोसी कौन हैं, आप किन मुल्कों को एक्सेस करने का अच्छा रास्ता बन सकते हैं, आपके दाएं बाएं करीब में समंदर हैं या नहीं है। ये तमाम चीजें टू फ्रंट प्रॉब्लम थी जर्मनी और रशिया के लिए, क्योंकि जर्मनी को दोनों साइड से घेरा जा सकता था। इसी तरह ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक तरह से इंसुलैरिटी
ठीक है जी, ज्योग्राफी बहुत मैटर करती है। एक और मुल्क है दुनिया में जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी ज्योग्राफी बड़ी आइडियल है, और वो अपनी लोकेशन, अपनी जियो पॉलिटिक्स की वजह से बहुत अहम है। तो वो कौन सा मुल्क है, आप में से कोई गेस कर सकते हैं, जो बहुत गरीब होने के बावजूद अपनी जियो पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा लकी समझा जाता है? जी, आई एम श्योर पाकिस्तान इज द राइट आंसर। पाकिस्तान इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान गरीब तो है, लेकिन वो अपनी जियो पॉलिटिक्स, बिल्कुल अफगानिस्तान इज ऑल्सो गुड आंसर, बट अफगानिस्तान उसका एडवांटेज नहीं उठा पाया। पाकिस्तान ने अपनी जियो पॉलिटिकल लोकेशन का फायदा बहुत उठाया। आई थिंक माई क्वेश्चन शुड हैव बीन कंप्लीटेड लाइक दिस। ओके, एनीवेज, जियो पॉलिटिक्स भी आपको समझ आएगी, अभी तक क्लियर है, चीजें समझ आ रही हैं? थोड़ा सा रुक के मैं इसलिए करा रहा हूँ तो आप लोग डाइजेस्ट कर पाए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रियलिज्म, आइडियलिज्म तो आप पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने इसी को बार बार रेफर करना है। अच्छा जी, लेट्स सी। हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर, हो गया, थैंक यू, थैंक यू। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम के स्टेट्स इंटरैक्ट within a set of long established rules of the game governing what is considered a state and how states treat each other. States कुछ rules of the games को follow करते हैं। States एक long established rules of games को के हिसाब से चलते हैं, और वो ये देखते हैं कि वो ये बताएंगे रूल्स ऑफ द गेम्स के कौन सी स्टेट को स्टेट माना जाए, कौन और किस तरह से स्टेट्स एक दूसरे से बर्ताव रखें, रवैया रखें, एक दूसरे से कैसे डील करें, और ये रूल्स मिलके एक इंटरनेशनल सिस्टम बना। जरूरी नहीं है ये रूल्स कहीं लिखे हुए नहीं है, एक दूसरे से इंटरेक्शन के लिए कुछ कायदे कवानीन है। मुल्क एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को किसी चीज पे मनाना है तो कैसे मनाना है, किसी चीज से रोकना है तो कैसे, अगर वॉर की क्या वजूहात हो सकती है, एक मुल्क को तस्लीम करना है तो कैसे करना है, मुल्क में सिफारती मिशन भेजना है, तो ये कुछ इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर स्टेट्स का आपस का एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है जी। Realists believe the international system exists in a state of anarchy. एनार्की है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। एनार्की का मतलब होता है लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, इसका मतलब अफरा तफरी भी होता है एनार्की, लेकिन एक मतलब यह है कि लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट सोल्यूशन है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएगा कौन? जिनके पास, मुल्कों के पास ताकत ज्यादा है वो अपनी मर्जी का बना लेंगे, जिनकी आबादी ज्यादा है तो उनकी मर्जी के आ जाएंगे, आबादी वाले गरीब ज्यादा होंगे उसके अपने मसले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीमेंट से भी हो सकता है। अ, और एनार्की का मतलब क्योस नहीं है, एनार्की का मतलब है अफरा तफरी नहीं है, एक तबाही नहीं मची हुई, सिर्फ लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Great majority of state interactions closely adhere to norms of behavior. तो बहुत सारे जो इंटरेक्शन मुल्क आपस में करते हैं, स्टेट्स इंटरेक्ट करती हैं, बात करती हैं, वो एक खास नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, कुछ रिवायात हैं उनको फॉलो करके हो रहा। एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट रियलिज्म के अंदर है सॉवरेनिटी। ये कॉन्सेप्ट्स आप लिख लें, कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम है, पावर, बैलेंस ऑफ पावर, एनार्की,
नेशनल इंटरेस्ट और अब सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के जो उस मुल्क की गवर्नमेंट है किसी मुल्क की, वो उसके ऊपर अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो सॉवरन है, वो उस मुल्क के अंदर जो चाहे सिया सफेद कर सकती। रियलिज्म सॉवरेनिटी का कोई उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि मुल्क की गवर्नमेंट के ऊपर क्या होगा, दुनिया की गवर्नमेंट, दुनिया की गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी एक मुल्क के ऊपर उसकी एक गवर्नमेंट, and the government has all the right to do whatever they want to do। सही है जी। लैक ऑफ अ वर्ल्ड पॉलिस टू पनिश स्टेट। और अगर कोई स्टेट डेविएट करे तो उसको कौन सजा देगा, कोई पुलिस होगी? पुलिस कहाँ से आएगी, दुनिया में तो कोई पुलिस नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट अग्रीमेंट तोड़ भी रही है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके मुल्क उसके बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन आप देख लें नॉर्थ कोरिया ने कितने वादे किए, कितने वादे किए और कितने तोड़े, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। In practice, most states have a harder and harder time warding off interference. Although sovereignty है, लेकिन powerful countries interfere in the matters of less powerful countries। आप देख लें रूस यूक्रेन में क्या कर रहा है, आप देख लें अमेरिका ने लीबिया के अंदर क्या किया, या अमेरिका ने इराक के अंदर क्या किया, अमेरिका वेनेजुएला के अंदर क्या कर रहा है। लेस पावरफुल कंट्री है ना। फ्रांस माली के अंदर क्या कर रहा है? फ्रांस का क्या काम है लेबनान में जाए? ये तमाम जो बड़ी स्टेट, खासकर ये दूसरे के मामलात में टांग अड़ाती, नारकी पे ऊपर आ जाए, तो एक चीज आप लोगों को अंदाजा होगा कि अब नॉर्थ कोरिया का कोई कुछ भी नहीं बाल बाका कर सकता, कोई उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं रोक सका। इवन इतने बॉयकॉट और प्रोपेगेंडा के बावजूद जो है वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़। सही है जी, उस गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सके, तो ये अहम चीज है। रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स विद इन रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर इज इम्पोर्टेंट। सॉवरेनिटी एंड देन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या है कि एक मुल्क के जो बॉर्डर्स रिकॉग्नाइज हैं, कोई मुल्क उसके अंदर टांग नहीं अड़ाएगा, उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसके अंदर जो उसकी आबादी है उसके ऊपर उस स्टेट की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेगा, ये तमाम चीजें। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, बिल्कुल एक चीज, लेकिन इसके साथ साथ ये हुई कि रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट तो करें, लेकिन अब तो लैंग्वेज, अब तो न्यूज का एक फ्री फ्लो शुरू हो गया। आपका जो दिल करे आप बहुत सारे इलाकों में स्टेट की मर्जी के बरखिलाफ भी चल रहा है काम, उसका क्या किया जाए जी? उसके लिए फिर जरूरी है कि अब सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट डाइल्यूट हो रहा है। मुल्क मालिक को पता है दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, वो कुछ ना करें तो वो अपने न्यूज मीडिया चैनल, न्यूज प्रोपेगेंडा को यूज करके, यूटिलाइज करके उस मुल्क की गवर्नमेंट को बदनाम तो कर सकते, तो वो फिर बदनाम भी करते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है जी। स्टेट्स एंड नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी भी एक अहम चीज है, ऑल्दो रियलिज्म में डिप्लोमेसी की वो अहमियत नहीं है जो लिबरलिज्म में, जब हम पढ़ेंगे भी, लेकिन स्टिल डिप्लोमेसी इज हाउ स्टेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो डिप्लोमेसी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा एक और कॉन्सेप्ट है कि मुल्क एक दूसरे को की जो तैयारी है, एक दूसरे के डिफेंस जो मेजर्स हैं उनको देख के घबराते हैं, और उसके मुकाबले में उस अपने आप को उससे ज्यादा पावरफुल, यानी अपने दुश्मन से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। दुश्मन भी बच्चा नहीं है, दुश्मन उसको देख रहा होता है, दुश्मन उस पावर के मुकाबले में अपने आप को उससे ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के पास फॉर एग्जांपल 1200 न्यूक्लियर वेपन, तो रशिया क्या करेगा, 1300 बनाने की कोशिश करेगा। उसके मुकाबले में रशिया अमेरिका बनाएगा, अमेरिका से डर के, तो न्यूक्लियर एक डिलेमा है कि आप अपनी सिक्योरिटी दूसरे मुल्कों को थ्रेटन करने लगे। आप समझ रहे हैं, चाइना ने S-400 लिए इंडिया की, बोलती बंद हो गई इंडिया को
भी खरीदने पड़ गए, तो एक आर्म्स रेस शुरू हो गई। ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है एनार्की का। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल अब्बू हो सबके, बताएं बेटा आपने ये करना है, ये नहीं करना। अब नहीं है तो वो हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है और हर कोई अपनी मर्जी से चल के काम खराब कर रहा है। क्लियर है जी? समझ भी आ रही है भाइयों और बहनों? ठीक है। जहाजेब के अलावा भी लोगों को समझ आ रही है? आप लोगों का सवाल नहीं है? कौन सा लास्ट वाला टॉपिक मजे का नहीं समझ आया, आप बताइए, हम कोशिश करते हैं आपको मजे से समझ आ जाए। जल्दी बताएं भाई। कौन सा टॉपिक है जनाब? डिलेमा। अच्छा जी, डिलेमा सिंपल सी बात है। दो दुश्मन है, एक दुश्मन कहता है कि यार मैं अपने आप को सिक्योर बनाऊं, मुझे ना अपने पास फॉर एग्जांपल 4 F-16 तैयारे होने चाहिए, ताकि मेरे और दुश्मन, पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल, तो 4 F-16 तैयारे होंगे ना तो मैं अपने आप को सिक्योर फील करूंगा। तो पाकिस्तान 4 तैयारे खरीद लेता है। इंडिया कहता है ओ हो, पाकिस्तान के पास 4 तैयारे हो गए, ये तो बालाकोट जैसे 4 वाकयात हमारे साथ कर सकते हैं, उनके पास जो F-16 है। हम जो है पाकिस्तान को हराने के लिए फिर हम अब क्या करें, हम फिर 4 की जगह 8 लेते हैं। वो हालांकि पाकिस्तान एक तरह से अपने आप को अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कर रहा था, इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कर रहा। इंडिया को लगा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देगा तो हमें पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर होना है। इसके मुकाबले पाकिस्तान देखता है वो ये तो 8 ले लिए, मुझे 10 लेने चाहिए, वो 10 लेते हैं। इस तरह इफेक्टिवली क्या हो रहा है, वेपन्स का नंबर बढ़ रहा है। दोनों ममालिक एक दूसरे को इनसिक्योर फील करा रहे हैं, और एक दूसरे को इनसिक्योर फील करा के दोनों अपने हथियार बढ़ा रहे हैं और मुसलसल इनसिक्योरिटी में एक तरह से इजाफा करते हैं। ठीक है, सो दिस इज बैलेंस ऑफ पावर, सॉरी सिक्योरिटी डिलेमा। नहीं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी इज टेंजिबल एंड इकोनॉमी जीडीपी इज टेंजिबल, इकोनॉमी टेंजिबल। देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अपनी वेपन्स की इजाफा, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में इजाफा करके दूसरे मुल्क को इनसिक्योर कर देना सिक्योरिटी डायलमा। यानी एक काम आप अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके चक्कर में आपका पड़ोसी इनसिक्योर फील करने लग जाए। इसको कहते हैं डिलेमा। डिलेमा ये है कि एक तरह से तो आप सिक्योरिटी लाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे ओवरऑल ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। क्लियर? अच्छा जी, बैलेंस ऑफ पावर अगला कॉन्सेप्ट है कि जनरल कॉन्सेप्ट, वन और मोर स्टेट्स पावर बीइंग यूज्ड टू बैलेंस दैट ऑफ अनदर। यानी बहुत सारे मुल्क या एक मुल्क, एक मुल्क या बहुत सारे मुल्क मिल के अपनी पावर्स को इस तरह से यूनाइट करें, कंसोलिडेट करें कि वो दूसरे मुल्क की पावर का मुकाबला कर सके। तो अब इसका क्या एग्जांपल हो सकती है? बिल्कुल आप देख लें कि रशिया की पावर थी तो उसके मुकाबले में पूरा नेटो बना, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ये एक तरह से पावर को बैलेंस करने की कोशिश की उन्होंने। बैलेंस स्टेट्स ऑफ, नहीं कोई सी भी ऐसी शो के, फॉर एग्जांपल अगर रशिया के 20,000 फौजी हैं, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहें कि हमारे कम से कम अगर इनके मुकाबले में 24,000 होंगे तो हम सिक्योर होंगे, क्योंकि हम फौज में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पावर तब अचीव। ठीक है, ये एक रिलेटिव रेशो है
इसमें आप एग्जैक्ट बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये अंदाजा हो कि अगर मेरे दुश्मन ने मेरे ऊपर हमला किया तो वो भी बच के नहीं जाएगा, तो एक तरह से वो फिर दुश्मन डिटर्ड रहता है। इसके चक्कर में एक और कॉन्सेप्ट आता है डेटरेंस, वो हम पढ़ेंगे। It can refer to the process by which counterbalancing coalitions have repeatedly formed in history to prevent one state from conquering. तो बिल्कुल सिंपल है, एक मुल्क को दूसरा मुल्क बड़ा पावरफुल लगता है, वो क्या करता है कि तीसरे मुल्क के साथ इत्तेहाद बना लेते हैं। हम आपको एग्जांपल अगेन नेटो से दे देते हैं और फिर साउथ एशिया में आ जाते हैं। रशिया ने जब सोवियत यूनियन था उसने हम एक इनकलाब आया, वहां पे सोवियत रिपब्लिक बन गई, फिर यूएसएसआर बन गया, उसके अंदर बहुत सारे ममालिक एक तरह से शामिल थे, ये बहुत सारे यूनिट्स थे, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और यूक्रेन और बेलारूस, लाटविया, लिथुआनिया, ये तमाम ममालिक थे। तो अब रशिया सोवियत यूनियन इतनी बड़ी पावर थी, कम्युनिस्ट पावर थी, अभी जो उसके मुकाबले में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई भी थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ममालिक थे वो एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे, एक दूसरे की दुश्मनी होने की वजह से सॉरी अभी वीक थे, जिसकी वजह से अभी उनको खतरा था कि रशिया हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। रशिया ने किया तो नहीं, लेकिन रशिया ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे कुछ पे अपनी पसंद की हुकूमतें बिठा ली, फिर ये ममालिक आपस में इत्तेहाद बनाते गए, एक दो तीन चार मुख्तलिफ ममालिक इत्तेहाद बनाते गए और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी। इससे डर के रशिया ने अपने ममालिक जो इनके साथी थे उनको कब्जा काबू करने की कोशिश की, हंगरी और रोमेनिया, स्लोवेनिया भी, आई थिंक आई एम इफ आई कैन रिमेम्बर, इन ममालिक को अपने साथ मिला के वार्सा पैक्ट किया। तो ये एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की उस पावर को जो कि नेटो के पास आ गई। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप साउथ एशिया में देखें तो चाइना और अमेरिका, इंडिया को देख लें, इंडिया ने चाइना के मुकाबले में कुछ मुल्कों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। उन्होंने बांग्लादेश इंडिया का बड़ा अच्छा इत्याद दिया, चाइना ने नेपाल को अपनी तरफ करने की कोशिश की, फिर इंडिया ने जो है वो मालदीव को अपनी तरफ किया, तो चाइना ने श्रीलंका पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर लिया, चाइना ने म्यांमार को ज्यादा अच्छी तरह से अपनी तरफ किया। इस तरह से एक बैलेंस ऑफ पावर एक दूसरे की करने की कोशिश की, और तो अमेरिका और सॉरी चाइना और इंडिया के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर अभी तक नहीं है। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, ग्रेट पावर्स, मिडिल पावर, मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन दिस सिस्टम एक्सर्ट मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, और लाजमी बात है कि जो ज्यादा पावरफुल होंगी उनके ऊपर आईआर के स्कॉलर्स की ज्यादा तवज्जो भी होगी। पावर शिफ्ट हो रही है, मींस हार्ड टू सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस, रियलिस्ट मिलिट्री को नेशनल पावर ज्यादा नहीं जी। सॉफ्ट पावर के को हम हार्ड पावर जैसा नहीं कंसिडर करेंगे, उसको रियल पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे। सॉफ्ट पावर की हम बात करेंगे आगे, लेकिन सॉफ्ट पावर रियल पॉलिटिक्स नहीं है। सर, व्हाट इज द फ्यूचर इफ एवरी कंट्री सीकिंग फॉर मोर पावर कंट्रोल, देन हाउ स्टेबिलिटी कैन बी? ये तो क्रिटिसिज्म है, तो ये भी हम आएंगे तो हम आपसे डिस्कस। मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन दिस, अच्छा जी, हैंडफुल ऑफ स्टेट्स possess the majority of world's power resources, बिल्कुल सिंपल सी बात। मिलिट्री पावर्स तो दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स आप देख लें और बाकी पूरी दुनिया को अलहदा कर दें, कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है जी। ग्रेट पावर्स उनको कहेंगे, मिडिल पावर्स हैं जो दरमियाने दर्जे की हैं, वो शायद उनकी मिलिट्री पावर ज्यादा है लेकिन उनकी इकोनॉमिक पावर इतनी नहीं है। कुछ ऐसी स्टेट्स की इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग है, मिलिट्री पावर स्ट्रांग नहीं है। कुछ ममालिक जिनकी इकोनॉमिक मिलिट्री पावर दोनों स्ट्रांग है, सो जैसे चाइना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे फ्रांस, एक हद तक यूके, रशिया भी ऑलमोस्ट। ये ग्रेट पावर्स आर जनरली कंसिडर्ड हाफ डजन और सो, तकरीबन 6-7 मुल्कों को कहा जाता है। एक सेंचुरी पहले तक तो सिर्फ यूरोपियन होते थे यहाँ पे, यानी ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन और
और कोई पावर हो तो ऑस्ट्रियंस अगर हो, लेकिन उसके बाद काफी चेंजेस आए। रशिया, इवन रशिया भी तब था, रशिया भी यूरोप में अपने आप को काउंट करता है। उसके बाद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स emerge as bigger powers, defined generally as states that can be defeated militarily only by another great power. ग्रेट पावर वही होगी जिसको कोई और ग्रेट पावर हरा सकती हो, सिर्फ कोई ग्रेट पावर ही हरा सकती हो। अब ग्रेट पावर्स कौन कौन सी? रशिया, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस। यूएस इज वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर, चाइना इज threatening US position, लेकिन still US has both militarily and economically is more powerful. चाइना ने although GDP में बीट कर दिया है यूएस को, लेकिन स्टिल यूएस की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। चाइना की अपनी कुछ पावर डायनामिक्स हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, लार्ज मिलिट्री, न्यूक्लियर आर्सेनल है काफी बड़ा, ये चीज। ये अब आप इस ग्राफ पर खुद गौर कर लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो फेवरेबल व्यूज हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के। अच्छा, आगे आए तो ये हम आपको मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के लिहाज से बड़ी पावर दिखा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ी पावर है, जीडीपी के लिहाज से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना तकरीबन बराबर हैं अब, लेकिन जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया भी बड़ी पावर्स हैं। के मुकाबले मिलिट्री माइट के लिहाज से यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। चाइना एक छोटी पावर है तकरीबन फ्रांस जितनी, लेकिन खैर अब चाइना बड़ा भी हो गया है अब तो। ये 14 साल पुरानी बुक है सिप्री की, सॉरी 14 साल पुराना ग्राफ है। सिप्री एक बहुत फेमस वर्ल्ड एक्लेम्ड थिंक टैंक है जो काम करता है। मिडिल पावर्स जो बहुत बड़ी पावर्स तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट पावर्स भी नहीं। इनकी इकोनॉमी भी किसी हद तक स्टेबल है, वो लार्ज बहुत बड़े भी हैं, मिलिट्री भी स्ट्रांग है, लेकिन इनकी इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज भी नहीं है। मिड साइज कंट्रीज, कनाडा, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स, या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज जो इन्फ्लुएंस ज्यादा रखते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, मैक्सिको, इजराइल वगैरह। ग्रेट पावर सिस्टम 1500 से 2000 तक क्या हुआ जी? 16th सेंचुरी यूरोप के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्पेन बहुत बड़ी पावर्स थी। फिर ऑटोमन एम्पायर आया, फिर हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया में आई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर, और मुल्कों की जीडीपी, मुल्कों की ग्रोथ के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। चीजें चीजें बहुत तेजी से बनने लग जाती हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस वजह से काफी तेजी से तरक्की होती है। नेपोलियनिक वॉर्स एक अहम कॉन्सेप्ट है। नेपोलियन जो है वो यूके के ऊपर हमला करता है, यूके से जंगें लड़ता है, बिलाखिर लेकिन हार जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, कांग्रेस ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना और कांग्रेस कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप को छोड़ दें, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल का वजूद आता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब चीजें। दिस इज समथिंग यू मे स्किप एज अ स्लाइड। अलाइंसेस क्या होते हैं? अलाइंसेस भी एक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि मुल्क एक दूसरे के साथ मिलकर अलायंस बनाते हैं, जैसे हमने बैलेंस ऑफ पावर की बात की, ताकि एक दूसरे की कैपेबिलिटीज से फायदा उठाया जाए और दुश्मन के खिलाफ सिंगल हैंडेडली तमाम कैपेबिलिटीज को यूज किया जाए। कोलिशन ऑफ स्टेट्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू अकम्प्लिश सम एंड। एक अलायंस है स्टेट्स का जो अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करके कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। आमतौर पे ट्रीटीज और माहिदों के जरिए इनको फॉर्मलाइज किया जाता है। इन आमतौर पे किसी एक थ्रेट के अगेंस्ट बनाया जाता है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के बारे में होता है। लार्ज रेंज ऑफ इश्यूज जो है ये उनकी बुनियाद पे बनाए जाते हैं कि हम लंबे अरसे तक दोस्त रहेंगे और एक दूसरे के दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने दोस्त को दुश्मन के हाथों तबाह और बर्बाद होने नहीं दें। अब अलायंसेस क्यों बनते हैं? ऑगमेंटिंग देयर नेबर्स,
मेंबर्स पावर, अपने मेंबर्स की पावर को बढ़ाने के लिए जो पूल कर लें कैपेबिलिटीज, 2-3 मुल्क बड़े हों तो वो अपनी कैपेबिलिटीज कितनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ममालिक। फॉर स्मॉलर स्टेट्स, छोटे जो ममालिक हैं, स्टेट्स हैं, वो क्योंकि खुद इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, उनके पास इतना असला, इतना पैसा नहीं होता, तो वो क्या करती हैं कि दूसरे ममालिक के साथ इत्तेहाद कायम करती हैं। कहती हैं कि हमें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप दुश्मन का सुराग लेके चले। ठीक है जी, दुश्मन की खिलाफ वो बड़े जो दुश्मन है उसकी पावर इस्तेमाल। अगर आप देखें, सिंपल सा हम आपको एक मिसाल दें, इंडिया और पाकिस्तान की एक अजली दुश्मनी, इस मुकाबले में इंडिया पाकिस्तान से मिलिटरीली ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बड़ी है, इंडिया ज्यादा पैसा खर्च। अब पाकिस्तान अगर इंडिया जितनी बड़ी फौज बना लेगा तो पाकिस्तान को तो गुजारा ही नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान ने अपना अलायंस ऑल्दो सिर्फ इस वजह से नहीं बनाया है, इसकी और बहुत सी वजूहात। पाकिस्तान का अलायंस अब चाइना से, अब इंडिया चाइना से डरता है और चाइना जितनी पावर नहीं रखता। पाकिस्तान चाइना का एलाई होने की वजह से अपने आप को सिक्योर फील करा रहा है। ठीक है, लेकिन अलायंसेस क्विकली चेंज भी हो सकते हैं और हमेशा के लिए बदल भी सकते हैं। एक दौर में चाइना रशिया का दुश्मन था, अब चाइना और रशिया करीब आ रहे हैं अमेरिका की मुखालफत की वजह से। इंग्लैंड और फ्रांस दोस्त नहीं थे, अब इंग्लैंड और फ्रांस अच्छे दोस्त हैं। जर्मनी सबको बुरा लगता था, अब जर्मनी के खिलाफ अलायंसेस बनते थे। अब जर्मनी हर बड़े अलायंस का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का सरबराह है एक तरह से। ठीक है जी, तो मोस्ट फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू परसीव थ्रेट, आमतौर पर अलायंस थ्रेट के खिलाफ बनते हैं। खैर अब तो ट्रेड अलायंसेस भी बड़े स्ट्रॉन्ग। एक कॉन्सेप्ट है अलायंस कोहेजन का, कि मुल्क एक इत्तेहाद के अंदर कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं।